जो हम लोग लगातार ठीक है, तो आज मुख्यतः जो हम लोग को भी आज मॉक करना है। तो मॉक में हम लोग जो जब इंटरव्यू की तैयारी करा रहे थे आप लोगों के साथ, तो बोलते हैं कि हमको ये नहीं देखना है कि इंटरव्यू किस पोस्ट का है, बल्कि इंटरव्यू के कवरेज को जरूर देखना है। तो इंटरव्यू के कवरेज का मतलब होता है कि जनरल बातें जो आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, आपके नाम से रिलेटेड हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हैं, कुछ रैंडम क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन्स को या आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को जांचने के लिए। इसके अलावा आप लोगों से बोले कि आपका जब नाम पूछेगा तो हो सकता है कि नाम का मतलब पूछ दे, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ का ईयर में कुछ जो काम हुआ उसके बारे में पूछ ले, है ना। फिर आप जिस चीज का, जिस पद का इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे अभी आप जो पटना हाई कोर्ट में जिस पद का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल कि व्हाट इज द वर्क और रोल ऑफ द पर्टिकुलर पोस्ट इन पटना हाई कोर्ट, है ना। जैसे मान लीजिए स्टेनोग्राफर का आप कर रहे हैं अभी, तो स्टेनोग्राफर का क्या रोल है, क्या काम है, एकदम नॉर्मल सा ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा चूंकि आप पटना हाई कोर्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो केवल पटना हाई कोर्ट तक आप लिमिटेड नहीं, आपको न्यायालय का ढांचा जानना चाहिए, न्यायालय जानना चाहिए। तो न्यायालय में आप लोगों को हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बता देते हैं, पटना हाई कोर्ट भी बता देते हैं, सिविल कोर्ट के बारे में भी बता देते हैं। न्यायालय के जो भी चीज हो सकती है, उनकी नियुक्ति, उनकी संख्या, प्रथम न्यायाधीश, अभी न्यायाधीश कौन है, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। न्यायालय का जो संबंध होता है वह कानून की रक्षा से होता है, और भारत का कानून भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि आप भारत के संविधान के बारे में क्या जानते हैं, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है कि संविधान का निर्माण कब हुआ था। तो आप सभी लोग तैयारी के दौरान पढ़ें, 26 जनवरी 1950 को बंद करके तैयार हुआ था। हमने क्लास में बताया है कि 26 नवंबर 1949 को वो बन कर तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मतलब इंप्लीमेंट हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को बन करके तैयार हुआ, 1949 में 26 नवंबर। इसके अलावा भाई संविधान बना तो हाउ मेनी मेंबर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो 389 थे। पहली बैठक जब हुई थी तो वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। उसके पहले चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कुछ बातें याद आ रही हैं? नहीं, कुछ नहीं याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बेसिक तो जरूर जानना चाहिए ये सब चीज। नहीं मतलब कि पहली बैठक कब हुई थी, फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946, ये याद रखना चाहिए। दूसरा याद रखना चाहिए क्या, कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उस समय थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे, अस्थायी थे, टेम्पोररी केयर टेकर। तो फिर परमानेंट कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह 11 दिसंबर 1946 को उनका इलेक्शन हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उनका चयन कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को। ये याद रहेगा। तो संविधान सभा के अध्यक्ष अगर पूछ दिया तो ये बताएंगे। अगर चूंकि पूछते पूछते बीच में कुछ भी पूछ सकता है, तो ये चीज याद रखना है। फिर संविधान में कितने आर्टिकल हैं आप लोगों को पता है, 395 याद है, शेड्यूल्स 12, पार्ट 25, ये याद आपको रखना है। मेन अध्यक्ष का बात याद रखना है, जो मूल बात है, याद रहेगा। संविधान में मूल चीज आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्योंकि आप कोर्ट जा रहे हैं
तो न्यायालय में मुख्यतः किसका वायलेशन होता है? फंडामेंटल राइट्स का। तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 3। पार्ट 3 कहां से कहां तक आर्टिकल है? 12 to 35। 12 to 35। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। मूलतः ओरिजिनली 7। मूलतः कितने थे? 7। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा उसको क्या कर दिया गया? लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। मौलिक अधिकार से उसको लीगल राइट में, कानूनी अधिकार के रूप में, राइट टू प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लेकिन आपको बताना होगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय प्रॉपर्टी। याद रहेगा? कितने राइट्स हो गए? 6। ओरिजिनली कितने थे? 7। किस अमेंडमेंट के द्वारा उसको चेंज किया गया? 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। किसके द्वारा? 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। राइट नाउ हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स? 6। कौन कौन से राइट्स हैं? समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, नहीं है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नहीं है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नहीं। फिर राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, है ना, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं एजुकेशन एंड कल्चरल राइट। और लास्ट राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हो गए? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रहेगा? इसमें एक ही राइट्स है जिसको बाद में इंप्लीमेंट किया गया या ऐड किया गया है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। नहीं, वो कब आया? 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा उसको आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और वो कब से लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया और 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में वो क्या हो गया? लागू हो गया। अब राइट टू एजुकेशन जो है वो बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गया 6 to 14। प्राइमरी एजुकेशन जो हो गया वो बच्चों का क्या हो गया? फंडामेंटल राइट्स हो गया। ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है क्या कि किस अधिकार को संविधान की आत्मा लोग बताते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो लोग कोर्ट जाते हैं जिसमें हेबियस कॉर्पस या मैंडामस या प्रोहिबिशन या सेरोसरी या को वारंटो, जो 5 रीट है ना, वो किसके अंतर्गत? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस अधिकार का उपयोग करेंगे आप? संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और कितने प्रकार का रेट? 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार का ना। कोर्ट में जा रहे हैं तो राइट्स का कुछ ये सब रीट के बारे में आपको जानकारी है ना। शब्द तो आना चाहिए। हमने बताया ना पिछले क्लास में कि नहीं बताया? बता तो दिया है ना कि भाई फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हम कहीं भी पहले जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वायलेशन होता है मेरे फंडामेंटल राइट्स का तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये राइट्स आपको याद जरूर रखना है। क्योंकि देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन हम पूरा पढ़ाएंगे तो फिर
महीनों पढ़ाते रह जाएंगे। लेकिन हम आपको केवल इसलिए रिकॉल करा रहे हैं ताकि आपका जो डायरी में लिखा हुआ होगा, जब नोट्स बनाए होंगे तो आप थोड़ा अवेयर हो करके उसको जरूर चेक कीजिए कि हमने जो पढ़ा था एग्जाम देने समय उसको रिकॉल कर लें, ये याद हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए तो कभी कभी नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, क्योंकि आप कोर्ट के बारे जा रहे हैं जहां जहां वायलेशन का चांस है। तो नेशनल एंथम आप सभी लोग जानते हैं क्या है? जन गण मन। कौन लिखा? कितने सेकंड का है? 52। किस बुक से लिया गया है? जन गण मन। कोई बात तो विशेष नहीं ना है। चलिए, अब ये राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। 65 सेकंड, आनंद मठ। 4 ही चीज तो याद रखना है, और तो कुछ याद नहीं रखना है इसमें। हमारे ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया, है ना। मूल चीज तो यही है। क्लियर है? क्लियर है? पिंगली वेंकैया उनका नाम था। उनका नाम क्या था? पिंगली वेंकैया। यहां तक कोई दिक्कत? हमारा एरिया कॉन्स्टिट्यूशन से अगर मान ली, चूंकि हम कोर्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये सब बात हमको जानकारी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का हमको जानकारी होना चाहिए। ड्यूटी भी पता है हमको भाई। 10 हमारे पास कर्तव्य थे, अब कितने हैं? 11। पहले फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे? 10, अब हो गए 11। मतलब शिक्षा का अधिकार ही उसमें जोड़ा गया है। उसमें गार्जियन की ड्यूटी लगाई गई है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें ताकि उनकी शिक्षा पूरी की जा सके, है ना। ये है। फिर कोर्ट आपको याद कर लेना है ठीक से, जो हम बता चुके हैं आपको अच्छे से, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला दायरा हो गया। अभी अभी जैसे बात उठेगी तो एसआईआर हुआ जो दिमाग में चल रहा है। तो एसआईआर का मतलब क्या है? नहीं नहीं, वोटर आईडी को रिवाइज करना, जो हमारे जो डेट हो गए और जो माइग्रेट कर गए उनका जो नया है उनका उसको जोड़ना, बाकी जो माइग्रेट डेट उनको हटाना। देखिए वो इंटेंसिव रिवीजन है। हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वो क्या है? गहन पुनरीक्षण। मतलब मतदाता, देखिए जैसे ये इसका बेस ईयर, इसके पहले जो हुआ था वो 2002-3 के आसपास हुआ था। तो इसमें होता क्या है? घर घर जाकर के फिर से हर एक वोटर का टोटल ब्यौरा कलेक्ट किया जाता है, जिसमें कुछ नाम कुछ नए बॉर्न हुए होंगे। आप लोग जब 2003 के बाद वाले हैं तो 2003 के बाद बॉर्न हुए होंगे। कुछ नए आकर के आपके एरिया में जुड़े होंगे। मान लीजिए भैया की शादी हुई होगी, बहन चली गई होगी, तो एक जुटेगा, एक घटेगा। दादाजी मर गए होंगे तो उनका नाम डिलीट होगा। तो इसमें 3 चीज होती है: एडिशन, जोड़ना, डिलीशन, काटना, मॉडिफिकेशन। यानी कि अगर किसी के नाम में, एड्रेस में, एज में, किसी भी चीज में अगर किसी भी प्रकार का कोई एरर है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम रहते हैं कहीं दूसरी जगह पर, ठीक है, पहले हम अपने पापा के साथ रहते थे किसी दूसरी जगह पर, तो अब हम क्या हो गए? शिफ्ट हो गए ना। तो हमारा वोटर लिस्ट पर एड्रेस क्या होना चाहिए? शिफ्ट होना चाहिए। एड्रेस पे नेम दूसरा आ जाना चाहिए। तो ये क्या होगा? हमारा मॉडिफिकेशन। मेरी बेटी का नाम पहले नहीं था, अब 18 साल की मान लीजिए हो गई, तो उसका नाम ऐड होगा, है ना। तो जो हम लोग कह रहे हैं कि जो इंटेंसिव रिवीजन होता है
आमतौर पर नियम यह है कि हर 10 वर्ष की जनगणना के बाद कराया जाएगा, कराया जाता है ताकि मतदाताओं का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा सके, जिसमें कुछ नए नामों को जोड़ा जा सके, कुछ नामों को काटा जाए और कुछ में संशोधन किया जा सके, और इसी के आधार पर फिर से बिल्कुल नया वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है, जिसका बेस ईयर 2003-4 है। बेस ईयर क्या है? जिसका 4 के पहले नाम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उनको कोई छेड़छाड़। लेकिन उसी में मान लीजिए कोई नया नाम जुटा तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि नहीं? तो 2003-4 अगर पूछे कि क्यों है, तो सर उसी समय, आज से 20 साल पहले, उसी समय मतदाता सूची का इंटेंसिव रिवीजन कराया गया था, जिसमें घर घर जाकर के रिवीजन हमेशा होता है, लेकिन उसको शॉर्ट रिवीजन कहते हैं, संक्षिप्त रिवीजन। तो वो हर इलेक्शन के पहले होता है कि कुछ लोग 18 साल पूरे तो अपना नाम वो क्या करते हैं, वोटर लिस्ट में ऐड करवा लेते हैं। लेकिन जब इंटेंसिव रिवीजन होता है तो हर एक मतदाता को पहचाना जाता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि कोई दिक्कत है? तो अब हमारा जो एरिया है वह बढ़ता चला गया। हाँ, इसी बीच में हम बता रहे थे कि कुछ लड़के आए और कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन का लिस्ट दे करके चले गए जो इंटरव्यू दिए हैं इन दिनों में, तो हम लोग मेंशन करवा लेते हैं। जैसे अभी इंटरव्यू हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा कि आपका अपना परिचय दीजिए। ये पूरा पन्ना ही भरा हुआ है लेकिन हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अपने नाम का मतलब बताइए। हमने चर्चा किया कि आपको अपने नाम का मीनिंग, हमने शायद आप लोगों से सबसे अलग अलग पूछा भी है। आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? एवरीबॉडी नोज व्हाट ही इज डूइंग इज राइट नाउ। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। बिहार में कितने जिले हैं? राज्यपाल अभी कौन है? हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? अभी न्यायमूर्ति कौन है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये लिख करके गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की? अभी न्यायमूर्ति कौन है? संविधान की स्थापना कब हुई थी? तो ये सारी चीजें जो आप जब जाएंगे इंटरव्यू रूम में ना, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं लेकिन उतना हम लोग सुन लेते हैं तो दिमाग में रहता है कि ये सब चीज तो हम लोग तैयार कराते ही हैं। तो वैसी स्थिति में आपको भी मेंटली एरिया एकदम पकड़ करके रखना है कि जनरल और ओवरऑल प्रेडिक्शन। क्लियर है? प्रैक्टिस करें। ये इसके पहले सिविल कोड का हुआ है, मजदूर का हुआ है, बहुत सारे एग्जाम हुए। रेगुलर इंटरव्यू का भी सीजन चल रहा था, मतलब हम पिछले सितंबर से लगातार एक भी दिन रेस्ट नहीं किए हैं। आप लोग का बैच पहला ऐसा बैच है जिसमें लड़के कम, चूंकि रिजल्ट क्या है बहुत कम है, 200 कुछ 10 या 11 रिजल्ट है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लड़के 1-2 करके आते हैं तो उनको शाम में हो जाता है। जो इंडिविजुअल आते हैं तो लोग को शाम में कर लेते हैं, और ज़्यादा एक साथ आ गए 3-4 आ गए तो पढ़ लो भाई। साथ रहने पर कुछ फायदा होता है, किसी को शाम में करना होता है, किसी को सुबह करना होता है, सबका अपना अपना टाइम होता है। सुजय जी, इनको लगाने का एक ठो चेयर